ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात धौलपुर की, जहां एक पति गुहार लगा रहा है, सुरक्षा की मांग कर रहा है। किसी और से नहीं, अपनी ही बीबी से बचाने की गुहार लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक पति की सुनिए पुकार, ससुराल की प्रताड़ना पर गुहार। इनका टॉर्चर अब और नहीं, मुझे मेरी बीबी से बचाओ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जरा। धौलपुर में एक शख्स बीच सड़क पिट रहा है, किसी और के हाथों नहीं, अपनी ही बीबी के हाथों। उसका ससुर भी लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा है। आरोप है ये एक दिन की बात नहीं, 2 साल से, जब से वो अपनी पत्नी से अलग रहा है, मौका मिलते ही उसे इसी टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। और अब तंग आकर धौलपुर का लेक्चरर शिव कुमार सिंघल गुहार लगा रहा है, समाज से, सरकार से, कोई मुझे मेरी बीबी से बचाओ। यही नहीं, इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहा है। प्रशासन से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या जिसका कोई नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? मुझे पूरा न्याय दिया जाए और मुझे सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उचित कार्रवाई नहीं होती है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या हमें सुरक्षा दी जाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन जो प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ की जाए। हमारे एक मामा थे, अंशु मामा, और मम्मी थी, और नाना जी थे, और एक और अंकल थे। उन्होंने पापा के दे दी, मतलब पैर पे, कमर पे, हाथ पे और कंधे पे भी। और फिर मेरी भी चोट आ गई थी, पैर पे, हाथ पे, और गाड़ी के भी चोट आ गई थी। इधर शिव कुमार सिंघल की पत्नी कीर्ति गर्ग ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, पति के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का। थाना क्षेत्र के रहने वाले पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट के मामला दर्ज कराए। दिनांक 20 को कस्बावाड़ी में पत्नी व पति में आपस में मारपीट हो गई थी। पत्नी के परिजन भी आ गए थे, उन्होंने उसके पति के साथ मारपीट की। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया, अनुसंधान किया गया। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगी। दोपहर 12:30 पर वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के कई नेता जो हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने पर राजस्थान के आदिवासी सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा ने खुशी जाहिर की है। सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा ने राजस्थान से आदिवासी सांसद होने के नाते द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राजस्थान के साथ ही देश भर के आदिवासियों में खुशी की लहर है। तो द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद का, इसको लेकर के राजस्थान के आदिवासी सांसद अर्जुन मीणा और कनकमल कटारा, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थानी ही नहीं बल्कि पूरे देश के आदिवासियों में खुशी की लहर है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। दिन से ही एनडीए ने
द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया, पूरे राजस्थान से और सभी आदिवासी समुदाय के संगठनों के सभी लोगों में बहुत ही हर्ष और उल्लास है। और ये आज़ादी के बाद का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति का उम्मीदवार के रूप में जो एनडीए ने किया है, जिससे कि आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी बहुत खुश है। और अभी मैं हमारे प्रहलाद जी जोशी जो हमारे मंत्री हैं, उनके वहाँ निवास पे उनके प्रस्तावक के रूप में मैं राजस्थान से आदिवासी उदयपुर का सांसद होने के नाते मुझे प्रस्तावक के रूप में साइन करने बुलाया था, साइन करके आया हूँ। ये बड़ा सौभाग्य है कि संसदीय बोर्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से निर्णय लिया है, यह देश के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर, और वो भी ऐसा अवसर प्रदान किया है जहाँ पर एक महिला को महत्व दिया, और वो भी पिछड़े क्षेत्र से एक जनजाति महिला को महत्व दिया है। ये बहुत बड़ा पहला अवसर ऐसा, चारों तरफ हमारे क्षेत्र में भी बहुत खुशी की लहर है, और बहुत अच्छा एक निर्णय किया जिसके कारण से देश में एक महिला इस देश को संभालेगी प्रथम नागरिक के रूप में। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता है। हालांकि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अध्यात्म से है गहरा जुड़ाव। राजस्थान से है खास लगाव। राजस्थान से अलग है नाता। अध्यात्म का शहर सिरोही मुर्मू को है भाता। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान कनेक्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आशा कि एक ना एक दिन ये वैल्यू एजुकेशन जन जन तक पहुंचेगा और मनुष्य अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे, मानवता का सत्वगुण को समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का 13 साल का आध्यात्मिक रिश्ता है। अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाली द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वे कई बार शामिल हो चुकी हैं। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा था। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, प्रेरणा देते रहे, लोगों को उत्साहित करते रहे, और इन्होंने आध्यात्मिकता भी विश्वास है, मौल्य आधारित जीवन जीने की उनके अंदर कूट कूट के भरा। द्रौपदी मुर्मू 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए माउंट आबू आई। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में वे यहाँ पर आई थीं। फिर 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची थीं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया भी, वे मंत्री बनी, लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गईं और अपने गांव लौट गईं। और इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। मुर्मू अक्सर माउंट आबू में अध्यात्म की शिक्षा लेने आती रही हैं। इसी की बदौलत वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं, तो इसके पीछे उनका अध्यात्म से गहरा जुड़ाव ही मुख्य कारण रहा। और यही वजह है कि राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही नाता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाभारत जारी है। शिंदे बागी गुट के नेता बने हैं। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी भेजी है। शिवसेना के 37 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुनने की जानकारी दी गई है। भारत गोगावले को मुख्य
प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। पत्र में शिवसेना के 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी पत्र भेजा गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है, इस बीच बड़ी खबर यह निकल कर आई कि जो बागी गुट है उसके नेता एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। इसको लेकर के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें शिवसेना के 37 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुनने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा भारत गोगावले को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यह चिट्ठी भगत सिंह कोश्यारी को भी भेजी गई है। महाराष्ट्र में सरकार संकट में है। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी आया है। लोकतंत्र आंकड़ों से चलता है, अब हमारी लड़ाई कानून की है। सरकार कब बनेगी मालूम नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ाई जीतेंगे, बगावत करने वालों पर कार्रवाई होगी। शिंदे का संख्या बल सिर्फ कागजी है, जरूरत पड़ी तो सड़क पर विरोध होगा। कानून और सड़क की लड़ाई जीतेंगे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। और इसी बीच उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है। मुंबई नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे शिवसेना भवन में यह बैठक होगी। तो आपात बैठक बुलाई है उद्धव ठाकरे ने। जो सियासी संकट महाराष्ट्र में चल रहा है उसको लेकर मुंबई नगर निगम पार्षदों के साथ वो बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है और शाम 7:30 बजे शिवसेना भवन में यह बैठक होगी। मुंबई नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। करीब 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही टीना अब इस दुनिया में नहीं है। बीते 22 जून को बांसवाड़ा में रीट की तैयारी कर रही टीना ने आशिक की बेवफाई से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। लेकिन मौत से पहले टीना ने व्हाट्सएप के जरिए लिव इन रिलेशनशिप का कड़वा सच दुनिया के सामने ला दिया। टीना ने व्हाट्सएप पर 10 से ज्यादा स्टेटस शेयर कर मां बाप से माफी मांगी और प्यार में अंधी हो जाने वाली लड़कियों को सावधान किया। टीना ने लिखा, मनोज खराड़ी ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मुझे धोखा दिया। आपके लिए मैंने क्या नहीं किया था, किस चीज की सजा दी है। इस दुनिया में प्यार करने की सजा मौत है। प्लीज मेरी बहनों, किसी से प्यार मत करना। कोई किसी से प्यार नहीं करता, मतलबी होते हैं। थूकती हूँ ऐसे प्यार पर आज। मुझे किसी लायक रखा होता तो मैं आत्महत्या के लिए मजबूर ना होती। मेरे हाथ पैर तोड़ दिए आपने, मेरे माँ बाप को रुलाया, शादी तोड़वाई, इतना
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर। खबर दिखाने के बाद निगम जागा है। बाजारों से आज सुबह कचरा उठाया गया, नालों से गंदगी निकाली गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। बाजारों से आज सुबह कचरा उठाया गया। कि न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है और जब हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई तब जाकर के नगर निगम जागा है और बाजारों से आज सुबह कचरा उठाया गया। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बहुत बड़ा असर, राजधानी वासियों को कुछ राहत तो मिलती दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब हर चीज के लिए खबर लगानी पड़े तो फिर ऐसे में प्रशासन की क्या जवाबदेहिता है, कहाँ प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। ये जरूर बात सही है कि खबर लगाने के बाद में जो है ये जिन जगहों पर मलबा पड़ा हुआ था, जो की नालों से निकाली गई गंदगी थी और मलबा था, उनको आज जो है अलग अतिरिक्त संसाधन लगा करके जरूर जो है उठाया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है शहर में इस समय मॉनसून सिर पर है और ऐसे वक्त में जब नालों की सफाई की जा रही है तो जो उसके मलबे की जो ढेरियां हैं वो वहीं के वहीं रखी हुई है। तो ऐसे में बारिश की आशंका के साथ में ये पूरा जो मलबा है वो वापस से उसी में जा सकता है, जिस पर कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 16 करोड़ रुपए में पूरे जयपुर की सफाई, नालों की जो सफाई का काम है वो किया जा रहा है। और ऐसे में ये बड़ा प्रश्न होता है कि समय रहते ही हाथों हाथ इस मलबे को या इस कचरे को क्यों नहीं उठा लिया जा रहा है। कल जब ये खबर हमने दिखाई उसके बाद में हमने जो है निगम के कमिश्नर, उनसे भी बात की और उन्होंने खुद ये कहा कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और वे अब फौरन जो हाथों हाथ है नाले से निकली हुई गंदगी है, जो भी मलबा है, उसको उठा लिया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर ठेकेदारों द्वारा ये कहा जा रहा था कि गीला कचरा होने के कारण जो है उसमें वजन ज्यादा रहता है और उसको उठाना मुनासिब नहीं होता है। तो ऐसे में ये एक बहाना किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से निगम ने अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनको फटकार लगाई है, कमिश्नर महेंद्र सोनी ने जो है इस पर रिपोर्ट मांगी है, तब जाकर के आनन फानन में जो है अधिकारी, कर्मचारी और एक्सीएन जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। अतिरिक्त संसाधन उन्होंने लगाए हैं और उसके बाद में अभी जो नालों की सफाई का जो काम है उसमें तेजी लाने की जो बात यहाँ पर हुई है। वहीं उधर हेरिटेज की अगर बात कर ले तो हेरिटेज में भी जो है महापौर ने खासतौर पर एक्सीएन को निलंबित जो है एपीओ तक किया है वहां पर, और उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि अगर इन जो है शहर की सफाई से जुड़े हुए कामों में अगर कोई कोताही की जाएगी, लापरवाही बरती जाएगी तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में वे सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो करने पर उतर कार्रवाई होनी भी चाहिए। क्योंकि शहरवासियों को इस बारिश के मौसम में कम से कम जलजमाव जैसी स्थिति ना बने, नालों की सफाई सही से हो, ये होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महेश तमाम जानकारी के लिए। सुप्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार स्वर्गीय ललित गोस्वामी का जन्म शताब्दी समारोह गुरुवार को जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन समारोह समिति और आई इंडिया ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय ललित गोस्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक मेरे गीत के तीसरे संस्करण का विमोचन किया गया। इसी के साथ ललित द्वारा रचित सूरदास की प्रस्तुति की गई। हम लोग वर्ष के कार्यक्रमों का उद्घोष कर रहे हैं आज यहाँ पर जवाहर कला केंद्र से, जिसमें ललित जी गोस्वामी के प्रसिद्ध पुस्तक मेरे गीत के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया जा रहा है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ललित जी की एक और कृति है सूरदास, और सूरदास में राधे श्याम शैली में
पूरी कथा सूरदास की कही गई है और ये सांगीतिक कथा कही गई है। उस कथा का यहाँ पर हम लोग सांगीतिक प्रस्तुति कर रहे हैं और ये प्रस्तुति पंडित आलोक भट्ट दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।